exciting, thrilling, and pulsating. हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस चार्ल्स आप सबों को आपके YouTube चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पता है कि मैं इस YouTube में नया जरूर हूं, आप बहुत लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आप बिहार टेट और एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग जिसको आरसी हचिंसन ने लिखा है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आज के बाद कभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी से इस चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर्स, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स और सब्जेक्टिव आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, वैसा क्वेश्चन आंसर्स जो सारे एक्सरसाइज में दिया हुआ है मैंने प्रिपेयर किया है और मैं आज उस सारे क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस का आंसर लिखा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे पता है आपकी समय बहुत कीमती है और मैं आपकी समय की महत्वता को समझता हूं, इसलिए बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग। मुझे आज सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करवाने थे क्योंकि इस चैप्टर्स को मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि हम सब जो चैप्टर्स का जो मेन पॉइंट्स है उसको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर से और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से कनेक्ट कर पाए। इसलिए पहले मैं चैप्टर्स का मेन पॉइंट्स और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन आंसर्स का लिंक दिया है, आप वहां से क्वेश्चन आंसर्स को ले सकते हैं, उसको उतार सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, today we are going to discuss these points: introduction, main points, word meaning, objective questions, exercise B, exercise 6.2 and 6.3, word study formation and meaning and conclusion। ये सारे पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग रिटन बाय आरसी हचिंसन। द पेस फॉर लिविंग इज एन एसे रिटन बाय आरसी हचिंसन। द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे। उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि कैसे जो तेज रफ्तार की जो जिंदगी है उससे आम इंसान को कितनी परेशानी होती है। एक बार राइटर डबलिन में शो देखने जाते हैं और उस शो का मुख्य पात्र एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट होता है। एल्डरली मतलब होता है बूढ़ा, कॉर्न मतलब होता है अनाज और मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। सो एक बार आरसी हचिंसन शो देखने जाते हैं और उस शो का मुख्य पात्र एल्डरली कॉर्न मर्चेंट होता है। वो जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट होता है वो बहुत परेशान रहता है, उसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, वो बूढ़ा रहता है। उसका जो भतीजा होता है वो उसको धोखा दे रहा होता है और उसकी वाइफ की एक अजीबोगरीब आदत थी कि वो हर छुट्टियों में, हर त्योहार में वो 10 पाउंड खर्च किया करती थी। सो आरसी हचिंसन जो शो देखने जाते हैं, उस शो का मुख्य पात्र जो कॉर्न मर्चेंट होता है, उस पात्र से वो बहुत प्रभावित होते हैं और उस पात्र को प्रभावित होके वो अपने जीवन को भी रिलेट करते हैं और इस चैप्टर के माध्यम से वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो आज हम लोग देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। मेन पॉइंट्स, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द पेस फॉर लिविंग। ये सब कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 1, द पेस फॉर लिविंग इज एन एसे रिटन बाय British novelist Roy Cotton Hutchinson. He was born in Finchley, Middlesex. First point, The Pace for Living एक ऐसे है जिसको ब्रिटिश नॉवलिस्ट रे कॉटन हचिंसन ने लिखा था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको किसने लिखा था, पेस फॉर लिविंग को? रॉय कॉटन हचिंसन, या आप सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं आरसी हचिंसन। आरसी हचिंसन क्या थे? एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गया। He was born in Finchley, Middlesex. उनका जन्म कहां हुआ था? फिंचले, मिडलसेक्स में। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, आरसी हचिंसन इन हिज एसे द पेस फॉर लिविंग कैप्चर्स द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन। आरसी हचिंसन ने अपने इस एसे के माध्यम से कैप्चर किया है। क्या कैप्चर किया है? क्या उसको प्रकाश में लाया है? एगनी। एगनी मतलब होता है दुख, तकलीफ और पीड़ा। एक आम इंसान का जो तकलीफ होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, उसको उन्होंने बताया है। सो पॉइंट नंबर 2, आरसी हचिंसन इन हिज एसे द पेस फॉर लिविंग captures the agony of modern man. Point number 3, he brings out how fast movement of men, things and objects
hurts the normal rhythm of life. आरसी हचिंसन बताते हैं कि किस तरह जो तेज रफ्तार की जो जिंदगी है उससे कितनी परेशानियां होती हैं, कितने कष्ट का सामना पड़ना पड़ता है कुछ लोगों को. सो ही ब्रिंग्स आउट हाउ फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स hurts the normal rhythm of life. रिदम मतलब होता है लय. जो एक इंसान एक नॉर्मल रिदम की एक्सपेक्टेशन रखता है, चाहत रखता है कि वो एक नॉर्मल रिदम के साथ, लय के साथ आगे बढ़ सके. लेकिन तो वर्ल्ड इतने कंपटीशन हो गया है, वर्ल्ड में इतना कंपटीशन है, इतना फास्ट कंपटीशन है, इतना कट एंड थ्रोट कंपटीशन है कि जो तेज रफ्तार की जिंदगी बढ़ रही है और जो इंसान का जो रफ्तार है वो दोनों में मैच नहीं कर पा रहा है. और बहुत सारे लोग तेज रफ्तार की जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पॉइंट नंबर 4. ऑथर नरेट्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ a show he had recently seen in Dublin. The chief character was an elderly con merchant residing in a small Irish country town. So, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था इंट्रोडक्शन में कि ऑथर, यहाँ पे ऑथर कौन है, ऑथर किसको बोलते हैं, इस पार्ट को लिखा है वो कौन है, आरसी हचिंसन. सो एक बार आरसी हचिंसन शो देखने जाते हैं डबलिन में और उस शो का एक्सपीरियंस उन्होंने नरेट किया है, उन्होंने बताया है. सो द ऑथर नरेट्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ ए शो ही हैड रिसेंटली सीन इन डबलिन. द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट. और उस शो का मुख्य पात्र कौन था, चीफ मतलब होता है मुख्य, पात्र कौन था, एल्डरली मतलब होता है बूढ़ा, कॉर्न मतलब होता है अनाज, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी. तो कौन था, एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जो कहां पे रहता था, स्मॉल आयरिश कंट्री में. नेक्स्ट पॉइंट. द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट. अब हम एल्डरली कॉर्न मर्चेंट का जो शो का मुख्य पात्र था जिसको आरसी हचिंसन देखने जाते हैं, उसका हम लोग मुख्य फीचर्स देखेंगे. विशेषता थी उस कॉर्न मर्चेंट की, उसकी विशेषता हम लोग जल्दी से देखेंगे. फ्रेंड्स, मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका हूं. आज हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करना था, लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर्स करने के पहले आप इस चैप्टर को कनेक्ट कर पाइए, इसीलिए मैं इस मेन पॉइंट्स को मैं जल्दी से जल्दी आपको समझा रहा हूं. सो ये है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एल्डरली कॉर्न मर्चेंट. एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले. फर्स्ट पॉइंट, जो शो था डबलिन में उसका मुख्य पात्र कौन था, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट. पॉइंट नंबर 2, he was from a small Irish country town था. Point number 3, he was a man of many anxiety. Point number 4, he was not happy because his nephew was cheating him and his wife had a habit of spending 10 pounds on every holiday. Next point, he was not so comfortable from his life because the pace of life was too much for him. वह अपने लाइफ से कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि जो रफ्तार थी जिंदगी की वो बहुत तेज थी और उस रफ्तार को वो अपने जीवन से मैच नहीं कर पा रहा था. नेक्स्ट पॉइंट, he was anxious, worried and was struggling to adjust the fast pace of modern lifestyle. वह बहुत स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था कि वह अपने लाइफ को, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसमें अपने लाइफ को वो एडजस्ट कर सके. So these are the features of an elderly corn merchant. Next point, the writer considers himself a slow thinker and that is the reason once in a film he had to take help from his wife about the chief character of the play. ऑथर है आरसी हचिंसन, वो भी अपने आप को मंद बुद्धि वाला कहता है, स्लो थिंकर कहता है, क्योंकि एक बार वह मूवी देखने जाता है अपने वाइफ के साथ और वो मूवी को समझ नहीं पाता है. जो उस मूवी का जो रफ्तार था वो उससे वाकिफ नहीं हो पाता है, वो उस चीज से अपने आप को कनेक्ट नहीं हो पाता है और उसको अपने वाइफ से पूछना पड़ता है. जो मूवी के जो मुख्य कैरेक्टर्स थे, जो पात्र थे, उसके बारे में उसको अपने वाइफ से पूछना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट, राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग इन द सिनेमा. द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स. जो राइटर है वह अपने आप को होपलेस फॉग, होपलेस मतलब हो गया जहां पे कोई आशा नहीं है, फॉग मतलब हो गया कोहरा. तो जब राइटर अपने वाइफ के साथ मूवी देखने जाता है तो वो बोलता है कि वह अपने आप को एक कोहरा में पाता है जिसमें कि कोई आशा नहीं हो, क्योंकि वह मूवी को समझ नहीं पाता है और उस मूवी के बारे में जानने के लिए उसको अपने वाइफ से हेल्प लेना पड़ता है. सो द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स. ट्राइब मतलब होता है ग्रुप. तो राइटर बोलते हैं आरसी हचिंसन, जी हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं, आरसी हचिंसन बोलते हैं कि वे अपने आप को स्लो थिंकर्स ट्राइब में पाता है. जो मंद बुद्धि का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसमें वो अपने आप को देखता है. नेक्स्ट पॉइंट, द राइटर हैज टू टर्न टू हिज वाइफ फॉर एनलाइटमेंट. देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म. द हीरो इज द मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ
and he is going to fall in love with girls B, C and A. जब राइटर अपने वाइफ के साथ मूवी देखने जाता है तो उसको अपने वाइफ से उस मूवी के बारे में ज्ञान लेना पड़ता है। ज्ञान मतलब होता है एनलाइटमेंट। और उस मूवी में 3 गर्ल्स होती है और जो हीरो होता है वह अपने टोपी को उठाता है और वह पहले बी लड़की से प्यार करता है, फिर सी से करता है और फिर ए से करता है। These are some of the important points of the pace for living। इसके अलावा भी जो कुछ पॉइंट्स मिलेगा क्वेश्चन आंसर्स के बीच में तो मैं आपको समझाते जाऊंगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। Now we will study 20 most important word meaning of the pace for living। अब हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो पेस फॉर लिविंग का है उसको हम लोग देखेंगे। वैसे मैं इसको पढ़ा चुका हूं लेकिन जल्दी से मैं इसको एज अ रिवीजन मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं, तो हम लोग बहुत जल्दी से इसको खत्म करेंगे। क्वेश्चन 1, द मीनिंग ऑफ डिक्की इज वीक हार्टेड। क्वेश्चन नंबर 2, द मीनिंग ऑफ फैंसीफुल इज हाईली इमेजिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 3, द मीनिंग ऑफ डिस्पायर। What is the meaning of despair? Despair मतलब होता है state of hopelessness, जब हम अपनी सारी आशा खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the meaning of illustration। Illustration मतलब होता है एग्जाम्पल। जब आप मैथ्स का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें दिखा रहेगा illustration 1, illustration 2, मतलब एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। तो illustration का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5, the meaning of enchanting is attractive। क्वेश्चन नंबर 6, the meaning of adore। बुक में एडोर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि राइटर बोलते हैं कि मैं मशीन्स को एडोर करता हूं। एडोर मतलब होता है वर्शिप करना। क्वेश्चन नंबर 7, द मीनिंग ऑफ सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब ही होता है सरफेस। क्वेश्चन नंबर 8, द मीनिंग ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्व धारणा। जब कुछ चीज हम लोग पहले से सोच रखे हैं तो टेरिबली नहीं होगा, इरेलीवेंट नहीं होगा, पेस नहीं होगा, क्या होगा? अ प्री कंसीव्ड नोशन। प्री मतलब होता है पहले, पोस्ट मतलब होता है बाद, अ प्री कंसीव्ड नोशन मतलब होता है आइडिया या थॉट। सो प्रेजुडिस का मतलब होगा अ प्री कंसीव्ड नोशन। क्वेश्चन नंबर 9, मीनिंग ऑफ डिवास्टेटिंग। डी से डिवास्टेटिंग, डी से डैमेजिंग। डिवास्टेटिंग मतलब होता है डैमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 10, द मीनिंग ऑफ द ब्लॉन्ड इज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉन्ड? ब्लॉन्ड मतलब क्या होता है? अ वुमन विद कलर्ड हेयर एंड यूजुअली ब्लू आईज। वैसे औरत जिसका भूरा भूरा बाल हो, कलर्ड हेयर हो और उसकी आंखें ब्लू हो, उसको हम लोग ब्लॉन्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ एक्सर्ट्स। एक्सर्ट्स मतलब होता है इस्तेमाल करना, यूज करना, अप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 12, द मीनिंग ऑफ अटर्ड। अटर्ड मतलब होता है टू से समथिंग और टू मेक साउंड विथ योर वॉइस। क्वेश्चन नंबर 13, द मीनिंग ऑफ सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब होता है अवेयर होना, पेस, कंटेम्प्रेरी, पेनलेस नहीं होगा। मैं जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आप लोगों को क्योंकि मैं ये वर्ड मीनिंग पढ़ा चुका हूं। बस इसको मैं चाहता हूं कि आप कनेक्ट कर पाइए, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब होता है चुनौतियां, चैलेंजेस। डैमेजिंग नहीं होता है, गैदरिंग नहीं होता है, कोलैबोरेशन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑफ एगनी। एगनी मतलब होता है पेन, सफरिंग, दुख, पीड़ा। पीस तो होगा नहीं, हैप्पीनेस भी नहीं होगा, पेनलेस भी नहीं होगा, पेन और सफरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द मीनिंग ऑफ नोशन। नोशन मतलब होता है समथिंग दैट वी हैव इन आवर माइंड, एन आइडिया। नोशन मतलब होता है समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड और आइडिया। क्वेश्चन नंबर 17, मीनिंग ऑफ इरेलीवेंट। इरेलीवेंट बोलते हैं ना कि इरेलीवेंट बात मत करो, फालतू बात मत करो। इनएप्रोप्रिएट। इरेलीवेंट का मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 18, द मीनिंग ऑफ डाइन। डाइन ओल्ड इंग्लिश है। डाइन का मतलब होता है डिनर। डाइन का मतलब होता है डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट और फास्टिंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मीनिंग ऑफ हर्ल। हर्ल मतलब होता है थ्रो करना, थ्रो या टॉस होता है। साइलेंस नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, जंप नहीं होगा, क्या होगा? थ्रो एंड टॉस। एंड क्वेश्चन नंबर 20, द मीनिंग ऑफ एंजाइटीज। मैंने बताया भी है आपको। द मीनिंग ऑफ एंजाइटीज इज अ फीलिंग ऑफ वरी और फियर। अ फीलिंग ऑफ वरी और फियर। जब तकलीफ हो, डर हो, घबराहट, उसको बोलते हैं एंजाइटीज। पीस नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा और क्यूरियोसिटी भी नहीं होगा। सो दीज आर द मोस्ट 20 वर्ड मीनिंग्स ऑफ द पेस फॉर लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। इसमें से क्वेश्चन वर्ड मीनिंग के रूप में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं। तो इन सारे वर्ड मीनिंग्स को आप पढ़ लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जिसमें सारा आंसर्स एक जगह पे है, चाहे वो शॉर्ट आंसर्स हो, लॉन्ग आंसर्स हो या एक्सरसाइज का आंसर्स हो। वहां से आप पूरे आंसर्स को नोट कर सकते हैं और उसको आप अपना नोट्स बनाइए और उसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो इस प्रकार है। और मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लीज इसको आप पढ़िएगा। ये क्वेश्चंस
आपको बिहार बोर्ड के अलावा बिहार टेट और एसटेट में भी पूछ सकता है जब भी एग्जाम होगा। तो हमेशा हम लोग को प्रिपेयर रहना है और प्रिपरेशन करते रहना है। सो I'm going to start the first question. Question number 1. The Pace for Living is written by R.C. Hutchinson. Question number 2. In The Pace for Living, the writer captures the agony of Dash Man, modern man. Question number 3. Where did the writer see the play? The writer saw the play in Dublin. Question number 4. Who was the main character of the play? An elderly con merchant. ये पता है आपको, मैंने बताया है. Question number 5. Who was the man of many anxieties? किसके पास बहुत तकलीफ था, डर था, घबराहट था? An elderly con merchant. Question number 6. What was the most enchanting line in the play according to the writer? मैंने इसके बारे में बताया है, मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूं। राइटर जब शो देखने जाता है तो देखता है कि एल्डरली कॉन मर्चेंट के सामने से एक 1000 माइल्स की स्पीड से प्लेन गुजर रहा है, जिसको देख के एल्डरली कॉन मर्चेंट बोलता है कि इस प्लेन की रफ्तार बहुत ज्यादा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब राइटर आरसी हचिंसन जब वो शो देखने जाते हैं तो देखते हैं कि जो उसके सामने जो शो का मुख्य पात्र है एल्डरली कॉन मर्चेंट, उसके सामने से एक प्लेन गुजरता है, जिसको देख के वो बोलता है कि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। 1000 माइल्स पर स्पीड था, वो स्पीड बहुत ज्यादा है। इस लाइन को सुनने के बाद राइटर इस लाइन से बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि इस लाइन के माध्यम से आरसी हचिंसन को लग जाता है कि जो एल्डरली कॉन मर्चेंट है उसको तेज रफ्तार की जिंदगी पसंद नहीं है। सो क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट वॉज द मोस्ट एन्चेंटिंग लाइन इन द प्ले अकॉर्डिंग टू द राइटर? राइटर के अनुसार पाठ का सबसे अट्रैक्टिव लाइन कौन सा है? They tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour, now that's too fast. ये लाइन सबसे अट्रैक्टिव लाइन है, किसके लिए? राइटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Enjoy going in a car at dash miles an hour, 90 miles an hour. राइटर 90 माइल्स एन आवर की स्पीड से गाड़ी चलाना बहुत पसंद करता है, बोलते हैं बशर्ते वो गाड़ी किसी और का हो और वो ड्राइव खुद कर रहे हो। आप चैप्टर पढ़िएगा या मेरे पिछले वीडियोस में देखिएगा, मैंने लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 8. द राइटर एडमिट्स, राइटर मानता है, एडमिट्स मतलब होता है मानना, दैट डैश ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल प्लेजर ऑफ लाइफ। राइटर मानता है कि कौन सा ट्रैवल खुशियां नहीं देता है, क्विक ट्रैवल। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? क्विक। Question number 9. Dash the machine. I adore the machine. 10. To dash is London and dash in New York a day seems to be a most satisfactory experience. To dine in London. Dine मतलब होता है डिनर और लंच इन न्यूयॉर्क। राइटर को लंदन में डिनर करना और न्यूयॉर्क में लंच करना काफी सुखद अनुभव देता था। क्वेश्चन नंबर 11. I speak with prejudice मतलब होता है पूर्व धारणा, because I belong to the tribe of slow thinkers. Question number 12. Obviously, we slow thinkers are terribly dash in business of getting a life. राइटर बोलता है कि हम लोग जो स्लो थिंकर्स हैं, जो मंद बुद्धि वाले हैं, हम लोग को जीविका चलाने में बहुत दिक्कत होती है और हम लोग अपाहिज हैं। वो अपने आप को अपाहिज मानते हैं, वो मानते हैं कि जो स्लो थिंकर्स होते हैं वे अपाहिज होते हैं। सो ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 13. As thinkers have a disadvantages when it comes to earning a living. Slow thinkers have a disadvantages when it comes to earning a living. Question number 14. When I go to cinema, I find myself in a hopeless fog. Question number 15. Dash is unable to follow the film. Writer. The writer is unable to follow the film. और राइटर कौन है यहाँ पे? आरसी हचिंसन। द के बाद हम लोग आरसी हचिंसन नहीं लिखेंगे, क्योंकि द के बाद नाम प्रॉपर नाउन नहीं होता है, द राइटर होगा। क्वेश्चन नंबर 16. Who was cheating the con merchant? His nephew. Question number 17. For living, the con merchant is an anxious man. Question number 18. Dash of con merchant had the fantastic notion of spending 10 pounds on a holiday. किसकी आदत थी? वाइफ की। So wife of con merchant had the fantastic notion of spending 10 pounds on every holiday. Question number 19. 3 dash were present in the film. 3 girls were present in the film. Question number 20. The author does not dash rapid movement. The author does not like rapid movement. ऑथर को तेज रफ्तार की जिंदगी पसंद नहीं थी। Who does not like rapid movement? The author does not like rapid movement. Question number 21. In the cinema, after dash, con merchant had to turn to his wife for enlightenment. कितने देर के बाद राइटर को अपने वाइफ से ज्ञान पाने के लिए मुड़ना पड़ता है? 2 or 3 minutes. After 2 or 3 minutes. Question number 22. Author enjoys in a car at 90 miles an hour. Question number 23. In cinema, there are rapid changes of action and scene. सिनेमा में क्या चेंज होता है? एक्शन और सीन जल्दी जल्दी से बदलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 24. विच वर्ड द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप? वर्शिप के लिए कौन सा वर्ड स्टैंड किया गया है?
adore. वर्शिप के लिए कौन सा वर्ड स्टैंड किया गया है? adore. क्वेश्चन नंबर 25. Which tribe the author belong? ऑथर अपने आप को किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? स्लो थिंकर्स. किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? स्लो थिंकर्स. क्वेश्चन नंबर 26. The writer finds himself in a dash fog, in a hopeless fog. क्वेश्चन नंबर 27. He is going to fall in love. जो हीरो होता है, he is going to fall in love with girls B, फिर C, फिर A. So he is going to fall in love with girls B, C and A. Question number 28. I have to turn to my wife for enlightenment. Question number 29. And she whispers back, no, there are 3 more girls in the film. राइटर वाइफ से पूछते हैं कितनी लड़कियां हैं इस मूवी में, तो राइट क्या बोलती है वाइफ कि नहीं, अभी 3 लड़कियां इस मूवी में और है. There are 3 more girls in the film. Question number 30. Dash is the man who takes his hat off. कौन अपना हैट को हटाता है? हीरो. The hero is the man who takes his hat off. इस प्रकार हमारा 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म हुआ. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बी. क्वेश्चन 1. Where did the writer watch the play? Where did, क्वेश्चन में did है तो क्वेश्चन पास्ट टेंस में है. जब भी हमारा क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर पास्ट में होगा. जब भी हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर प्रेजेंट में होगा. जब भी हमारा क्वेश्चन फ्यूचर में है तो आंसर हमारा फ्यूचर में होगा. सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में आंसर होगा. प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चन है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आंसर होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्वेश्चन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आंसर होगा. जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उस टेंस में आंसर होगा. तो क्वेश्चन 1. वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले? डिड लगा हुआ है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो हमको आंसर भी पास्ट टेंस में बनाना पड़ेगा. हम तो आंसर में डिड लगा नहीं सकते हैं. तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, डिड के बाद जो भी वर्ब आता है, सबसे पहली बात, वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है. एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस. V1 गो, V2 वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग, V5 गोस. प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस. ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स. तो ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पास्ट में हो, डिड लगा हो, उसके बाद जो वर्ब है उस पर ध्यान दीजिएगा. मैं फिर से बोल दे रहा हूं, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले? द राइटर सब्जेक्ट है, करता है, तो आंसर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, द राइटर वॉच्ड. वॉच का पास्ट क्या होता है? वॉच्ड. क्वेश्चन में डिड है तो आंसर को भी हम लोग को पास्ट में बनाना है. तो आंसर में तो हम लोग डिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्ब जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? पास्ट में बदल देंगे. मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में जो डिड है उसका आंसर हम लोग प्रयोग नहीं कर पाएंगे. जो क्वेश्चन में जो वर्ब है उसको हम लोग पास्ट में बदल देंगे. सो वेयर डिड द राइटर वॉच? वॉच का क्या होता है? पास्ट. वॉच्ड. तो द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन. द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन. क्वेश्चन नंबर 2. हु वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले? An elderly corn merchant was the chief character of the play. Who was? कौन था? An elderly corn merchant. Question number 3. Does the writer dislike rapid movement in every field? No. The writer does not. Question में does है. No, the writer does not dislike rapid movement in every field. Question number 4. In which situation does the writer find himself in the cinema? The writer finds. द राइटर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब में हमेशा एस लगता है. द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है. सो वेयर, इन विच सिचुएशन. डज है, डिड होता तो क्वेश्चन पास्ट में होता, डज है तो क्वेश्चन प्रेजेंट में है. इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा? द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग इन द सिनेमा. Now we will cover long answers questions. Just because the answers are so long, I am not going to appear on the screen. The answers will come. क्योंकि आंसर्स काफ़ी लंबा है, इसलिए आंसर्स अब आपकी स्क्रीन पे आएगा. Now question number 1, page number 6. Write a few sentences about the elderly corn merchant. ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है कि हमें एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में पूछा गया है यहाँ पे. तो ये हम सब जानते हैं, फिर भी मैं आपको पॉइंट्स में आंसर पढ़ दे रहा हूँ. द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट. सो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट की फॉलोइंग फीचर्स थी, फॉलोइंग विशेषताएं थी. पॉइंट 1. एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वॉज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले. ही वॉज फ्रॉम अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन. He was a man of many anxieties. He was not happy because his nephew was cheating him and his wife had a habit of spending 10 pounds on every holiday.
जैसा कि हमें पता है कि जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है वह प्ले का मुख्य पात्र था। वह स्मॉल कंट्री आयरिश टाउन से था, उसके पास बहुत सारी परेशानियां थीं, वह खुश नहीं था क्योंकि उसका भतीजा उसको धोखा दे रहा था और उसकी वाइफ की एक आदत थी कि वह हर छुट्टियों में, हर त्यौहार में 10 पाउंड खर्च किया करती थी। ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल फ्रॉम हिज लाइफ बिकॉज द पेस ऑफ लाइफ वॉज टू मच फॉर हिम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो अपने जीवन से खुश नहीं था, उतना कंफर्टेबल नहीं था, उसको उतने जीवन में आराम नहीं था क्योंकि वो जो पेस ऑफ लाइफ था, जो स्पीड था उसके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा था और उससे वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। ही वॉज एंक्शियस, worried and was struggling to adjust in the fast paced modern lifestyle। वो बहुत ही एंक्शियस था, बहुत ही घबराया हुआ था, बहुत चिंतित था और बहुत स्ट्रगल कर रहा था फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफ है उसमें अपने आप को एडजस्ट करने में। Now we will see question number 2। They tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour। Now that's too fast। What light does the remark of the corn merchant throw on the fast life today? जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जब आरसी हचिनसन जब शो देखने जाते हैं, जिस शो का मुख्य पात्र एल्डरली कॉर्न मर्चेंट रहता है, उसके सामने एक प्लेन गुजरता है 1000 माइल्स की स्पीड में। जो राइटर को वो लाइन सुन के काफ़ी अच्छा भी लगता है, वो बोलता भी है कि इस शो का सबसे मोस्ट एन्चेंटिंग लाइन है। लेकिन जब वो सुनता है राइटर तो उससे क्या उसको लगता है और वो कॉर्न मर्चेंट के बारे में क्या बतलाना चाहता है और वो हम लोग के जीवन में क्या व्याख्या करता है। जो स्पीड था 1000 माइल्स का, जब वो देखता है राइटर की एल्डरली कॉर्न मर्चेंट बोल रहा है कि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इस लाइन से क्या संदर्भ है, क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। मैंने आंसर्स अपने तरीके से तैयार किया है। यदि आप आंसर से संतुष्ट हैं तो आप इसी को कॉपी कर सकते हैं समझ के, नहीं तो इसमें आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या आप कोई और आंसर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो द गिवन लाइन, कौन सा लाइन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। सो द गिवन लाइन, जो लाइन दिया हुआ है, द गिवन लाइन टेल्स अस दैट वर्ल्ड इज ग्रोइंग एंड रनिंग फास्ट। जो लाइन दिया गया है वो कहता है कि वर्ल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और दौड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। The line clearly states that we are all surrounded with machines where innovations take place now and then। ये लाइन हमें स्पष्ट तरीके से बताता है कि हम सब आज 21वीं सदी में मशीन्स के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं, जहाँ पे इनोवेशंस मतलब होता है एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ नए नए प्रयोग किए जाते हैं। नाउ एंड देन मतलब कि हमेशा नए नए प्रयोग किए जाते हैं। Discoveries and innovations somehow or the other have built anxieties in old people as these technologies do not fit for the old people। जो डिस्कवरीज हो रहे हैं, जो इनोवेशंस हो रहे हैं, जो उसके चलते क्या हो रहा है, ग्रोथ तो हो रहा है वर्ल्ड में, ग्रोथ तो है, लेकिन जितने बूढ़े लोग हैं या जितने वीक हार्टेड हैं, जितने कमज़ोर दिल के लोग हैं या जितने स्लो थिंकर्स हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय है क्योंकि वे लोग इस फास्ट मॉडर्न लाइफ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल वन कैन ईजिली गेट फ्रॉम द लाइन। हम लोग को सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिख जाता है इसी लाइन से, जो लाइन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट बोलता है, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट बोलता है ना कि जो स्पीड है बहुत तेज़ है, तो इससे मालूम चल जा रहा है कि जो स्पीड है, स्वाभाविक सा बात है प्लेन का स्पीड तो कम होगा नहीं, लेकिन उस स्पीड से एल्डरली कॉर्न मर्चेंट को बहुत प्रॉब्लम था और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सो नाउ दैट्स टू फास्ट, वो बहुत तेज़ है बोलते हैं एल्डरली कॉर्न मर्चेंट स्पीड को देख के। द कॉर्न मर्चेंट फील्स द स्पीड सो फास्ट एंड ही कैन नॉट डाइजेस्ट द स्पीड। कॉर्न मर्चेंट को ये एहसास होता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है और वो स्पीड को पचा नहीं पाता है। सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हुआ। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। What sort of excitement do we have today which our ancestors lack? Is it an advantage or a disadvantage? What sort of excitement? वो क्या क्या खुशियाँ हैं, वो क्या क्या सुख सुविधाएं हैं जो हम सबों को आज मिली है, जो हमारे पूर्वजों को नहीं मिला था, जो हमारे पूर्वज वंचित रह गए थे। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आवर एंसेस्टर्स लैक? इज़ इट एन एडवांटेज और अ डिसएडवांटेज? क्या यह हमारे लिए एडवांटेज है
क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या इससे हमारा नुकसान है? तो इसका आंसर्स आप अपने तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन ये आंसर वेरी करेगा। ये जो मैंने आंसर लिखा है ये आंसर मेरे तरफ से जो मैं सोचता हूँ। आप इसमें चाहे तो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कोई और आंसर्स को लिख सकते हैं। सो द आंसर आई हैव डेकोरेटेड फॉर यू इज़ लाइक दिस। वी लिव इन 21st century where science, technology and communication have made our lives comfortable। हम 21वीं सदी में रहते हैं जहाँ पे विज्ञान, तकनीक और वार्तालाप जो होते हैं, जो कम्युनिकेशन है, वो हमारे उस चीज़ के आने से, उस चीज़ के ग्रोथ से हमारा जीवन काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है, काफ़ी आरामदायक हो गया है। The amount of efforts our ancestors used to put to travel and communicate far distance is not experienced by us। जितनी मेहनत, जितनी परिश्रम हमारे पूर्वज किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उन सब परेशानियों का सामना आज हम नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले इन सब चीज़ों का साधन नहीं था। मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप हैव रिप्लेस्ड पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम एक्सेट्रा। जो आज हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करते हैं, इवन जो यूट्यूब यूज़ करते हैं, वो पहले ज़माने का जो साधन था वार्तालाप का या कम्युनिकेशन का, जो पोस्ट कार्ड था, टेलीग्राम था, जिससे काफ़ी देर लगती थी, उस सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। These and many more facilities we are blessed with that our ancestors lagged behind। ये जो सारी सुख सुविधाएं हैं जो हमें मिली हैं, जो हमें जिसका उपयोग हम करते हैं, ये सब सुख सुविधाएं हमें हमारे पूर्वजों को नहीं मिला करती थी। The sort of facilities and excitement we have is the need of time। जो सुख सुविधाएं हमें आज मिली है वो आज की ज़रूरत है, ये बात सच है। It works as an advantage if we use properly and proved disadvantage if we misuse it। यदि हम साइंस, टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या जो हमारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, उसका यदि हम सही इस्तेमाल करते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। जैसा कि एग्जांपल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान शेयर कर रहे हैं। यदि इसका हम लोग गलत इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, तो हम कितना इसका फ़ायदा उठाते हैं और कितने गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। सो दिस काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, दीज आर द फैसिलिटीज़ वी हैव गिफ्टेड that our ancestors lagged behind, and if we use it properly it will be proved as advantage, and if we will not it will be proved as disadvantage। Question number 4, who are taken to be slow thinkers? How are slow thinkers handicapped today? स्लो थिंकर्स आज के दिन में किसे कहा गया है और उन्हें अपाहिज क्यों कहा जाता है? Who are taken to be slow thinkers? किसको स्लो थिंकर्स कहा जाता है और स्लो थिंकर्स को आज अपाहिज क्यों कहा जाता है? द पीपल हु स्ट्रगल टू एडजस्ट देमसेल्व्स इन मॉडर्न लाइफ आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स। जो लोग आज स्ट्रगल करते हैं उनको स्लो थिंकर्स कहा जाता है। इस मॉडर्न लाइफ में जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, जो लोग संघर्ष करते हैं, उन्हें स्लो थिंकर्स कहा गया है। दे कैन नॉट एडजस्ट देयर मेंटल एक्टिविटीज़ टू द रैपिड पेस ऑफ लाइफ। वे अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ को आज के आधुनिक दुनिया में, आधुनिक तेज रफ्तार वाली दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। स्लो थिंकर्स लैक कॉन्फिडेंस एंड दे यूजुअली फेल टू बी स्पॉन्टेनियस। जो मन बुद्धि वाले लोग होते हैं वे लोग, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है और जनरली ऐसा देखा गया है कि वे फेल हो जाते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है देन एंड देयर। वे तुरंत कोई प्लान नहीं कर पाते हैं, तुरंत कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, तुरंत कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो मन बुद्धि के होते हैं। तो ये सब परेशानी स्लो थिंकर्स के सामने आती है, जिसका उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द पेस फॉर लिविंग बाय आर.सी. हचिनसन, he considers himself to be a slow thinker where he gets low marks in intelligence test। आर.सी. हचिनसन के अनुसार वे भी अपने आप को स्लो थिंकर कहते हैं जहां उन्हें कम मार्क्स मिलता है इंटेलिजेंस टेस्ट में। जो बौद्धिक टेस्ट होता है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उन्हें कम मार्क्स मिलता है। वे बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसका टेस्ट दिमाग का स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है, जिसमें वो भी शामिल होते हैं और उनको बहुत कम मार्क्स मिलता है। वी लिव इन द एज ऑफ कट एंड थ्रोट कॉम्पिटिशन वेयर वर्ल्ड वेलकम्स इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंट पीपल विद ओपन आर्म्स, whereas slow thinkers are considered to be handicapped because they are left behind in acquiring good jobs। हम आज उस दुनिया में रहते हैं, उस आधुनिक दुनिया में रहते हैं जब कंपटीशन बहुत तेज है।
कट एंड थ्रोट कंपटीशन मतलब होता है बहुत ही कड़ा कंपटीशन, बहुत कट्टर कंपटीशन में रहते हैं हम, जहाँ पे कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए और कम्पीट करने के लिए बहुत गलत तरीके का भी इस्तेमाल किया जाता है। सो आज के दिन में कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। वी डोंट लिव पीसफुली एंड दुनिया इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट लोगों की खुलेआम वेलकम करती है, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करती है। और जो लोग स्लो थिंकर्स होते हैं उनको अपाहिज कहा जाता है, क्योंकि अपाहिज का दर्जा दिया गया है क्योंकि वे लोग हर काम में पीछे रहते हैं और वे लोग बहुत असहाय महसूस करते हैं। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड दैट वी लिव इन द एज ऑफ कट एंड थ्रोट competition where world welcomes intelligent and confident people with open arms, whereas slow thinkers are considered to be handicapped because they are left behind in acquiring good jobs. अच्छी नौकरी पाने के लिए उन्हें बहुत दिक्कत होता है। The slow thinkers get lowest marks in intelligence test. Question number 5. What enlightenment does the writer seek from his wife? What does it suggest about the plight of the modern mind? Plight मतलब होता है तकलीफ, परेशानी, दुख। So what enlightenment? Enlightenment मतलब होता है ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान राइटर को अपने वाइफ से मिलता है पिक्चर हॉल में, जब वो मूवी देखने जाता है राइटर अपने वाइफ के साथ, और इसमें से मॉडर्न मैन का क्या दयनीय स्थिति को बताता है। The writer considers himself a slow thinker, and once he with his wife goes to cinema where the writer is unable to follow the film and he finds himself in a hopeless fog. जैसा कि हम सब जानते हैं कि राइटर एक बार वाइफ के साथ मूवी देखने जाता है जहाँ पे उसको मूवी के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। वो नहीं समझ पाता है कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, सीन क्या चल रहा है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या हो रहा है। तो उसको 2 से 3 मिनट के बाद अपनी वाइफ से पूछना पड़ता है और राइटर अपने आप को होपलेस फॉग में पाता है। फॉग मतलब होता है कोहरा। वो कुछ ना समझने वाले कोहरा में अपने आप को देखता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता है। He seeks enlightenment for the scenes and characters of the film from his wife. वो क्या बोलते हैं, वो अपने वाइफ से एनलाइटमेंट पाता है, सीन के बारे में पूछता है और जानकारी पाता है। It suggests few things of the modern man, that the modern man is a slow thinker and he is unable to follow the film. तो यह दिखाता है कि जो मॉडर्न मैन है, जो राइटर है, जो खुद अपने आप के बारे में बोल रहा है, वह बहुत ही दयनीय स्थिति में है, वो स्लो थिंकर है और उसको फिल्म समझ में नहीं आ रहा है। Secondly, it suggests that intelligent people think fast and can express where slow thinkers fail to do so. और दूसरी बात हमें ये भी जानने को मिलता है कि जो फास्ट थिंकर होते हैं, जो तेज़ी से जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो लोग जल्दी से रिएक्ट करते हैं, जल्दी से किसी क्वेश्चंस का आंसर्स को रिप्लाई देते हैं, समझते हैं सिचुएशन को, जबकि जो स्लो थिंकर्स होते हैं वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे। समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे। जो इसका तो हम लोग को पूरा सेंट्रल आइडिया मालूम चल चुका है, मैंने पूरे पॉइंट्स में आपको बताया था, फिर भी मैं जल्दी से बस इसको रीडिंग कर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर चुका है। रे कॉटन हचिनसन, इसको हम लोग आरसी हचिनसन के नाम से भी जानते हैं, रिमार्केबली नरेटेड द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स स्पेशली इन द पेस फॉर लिविंग। उन्होंने तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है पेस फॉर लिविंग में। आरसी हचिनसन इन हिज एसे द पेस फॉर लिविंग कैप्चर्स द एग्नी ऑफ अ मॉडर्न मैन। आरसी हचिनसन ने अपने एसे पेस फॉर लिविंग में आम इंसान का जो परेशानी है, तकलीफ है, दुख है, पीड़ा है, उसको बताया है। ही ब्रिंग्स आउट हाउ फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम ऑफ लाइफ। उन्होंने बताया है किस तरह से जो फास्ट मूवमेंट है, जो तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी है, उससे कितनी परेशानियाँ होती हैं लोगों को, क्योंकि जो उनका नॉर्मल रिदम होता है, जो आम रिदम होता है, लय होता है, वे उस लय में चल नहीं पाते हैं, उन्हें फास्ट रिदम को एक्सेप्ट और अडॉप्ट करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी। द ऑथर नरेट्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ ए शो ही हैड रिसेंटली सीन इन डबलिन। जो ऑथर है वो डबलिन जाता है, शो में देखने जाता है, जिसके बारे में वो अपना एक्सपीरियंस को साझा करता है। द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट रिसाइडिंग इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री। ही हैड मैनी वरीज। The writer differentiates the living of present with the past. He believes that everywhere and every profession there is a tough competition and slow thinkers are not be able to fit in the pace of life.
जैसा कि हम सब जानते हैं कि राइटर जब जाता है शो देखने, उस शो का मुख्य पात्र एल्डरली कॉर्न मर्चेंट होता है। उसके पास बहुत सारी चिंताएं हैं और इस शो के माध्यम से वो बताता है कि दुनिया में बहुत सारे कंपटीशन है और जो फास्ट स्लो थिंकर्स हैं वो अपने आप को फास्ट मॉडर्न लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। द राइटर कंसिडर्स हिमसेल्फ अ स्लो थिंकर एंड दैट इज़ द रीज़न वंस इन अ फिल्म he had to take help from his wife about the chief characters of the play. He remarkably narrates the fast movement of men, things and objects in the pace for living. Writer भी अपने आप को slow thinker कहता है. Now, question number 1. Discuss the following in groups or pairs. Life has become too fast today. ये आप अपना विचार भी इसमें आप रख सकते हैं. मैंने अपने तरीके से इस आंसर को डेकोरेट किया है. So the answer will go like this. We live in 21st century and we are surrounded with science and technology. क्वेश्चन है कि लाइफ हैज़ बिकम टू फास्ट टुडे. आज की ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है. इस पे आप क्या समझते हैं? तो इस पे जो मेरा विचार कुछ ऐसा है, इस पे आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आप कुछ जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं. सो लाइफ हैज़ बिकम टू फास्ट टुडे. वी लिव इन 21st century एंड वी आर सराउंडेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हम 21वीं सदी में रहते हैं जहाँ पे हम साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए हैं और घिरे हुए हैं. वी आर इन द एज वेयर एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज हैव बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स. हम उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे डिस्कवरीज, इनोवेशंस होते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है. पार्ट एंड पार्सल मतलब होता है जीवन का हिस्सा. We travel on bullet trains and jets and news come to us at the speed of light. हम लोग बुलेट ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, हम लोग जेट्स में ट्रैवल करते हैं और जो न्यूज़ होता है वो लाइट के स्पीड में हमारे पास पहुंचता है. Gone are those days where one had to travel miles to communicate messages. वो ज़माना गया, वो दिन गया, वो पल गया जब एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचाने के लिए बहुत समय लगता था और बहुत मीलों मील चलना पड़ता था. इट्स अ डिजिटल एज. हम लोग डिजिटल एज में रह रहे हैं वेयर वी हैव सरपास 2G एंड 3G एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अडॉप्टेड 4G. हम उस ज़माने में रह रहे हैं जब हमने 2G और 3G को पीछे छोड़ के 4G को अपनाया है. बहुत सारे हम लोगों ने 4G को अपनाया है. हम डिजिटल एज में रह रहे हैं. ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है, हर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है. मैं भी बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ और आप भी बहुत जल्दी सुन रहे हैं. सो life has become too fast today. Yes, life has become too fast today, but it's our moral accountability. लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है to maintain balance between our custom and modern values. ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हमारी पुरानी बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे पूर्वज ने जो हमें सिखाया है, जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको भी हमें अपनाना है और मॉडर्न वैल्यूज़ को भी हमें अपनाना है. So this is what I want to express in this question. Question number 2. The fast life of the Western society is compelling the Westerners to turn to India. I am going to repeat the question one more time. The fast life of the Western society is compelling the Westerners to turn to India. जो तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी है वेस्ट में, वेस्टर्न सोसाइटी, अमेरिका में, इंग्लैंड में या उस जगह में जहाँ वेस्ट के देश हैं, वो लोग कंपेलिंग द वेस्टर्नर्स टू टर्न टू इंडिया. वे लोग, इस क्वेश्चन का मतलब है कि वे लोग अपने आप को इंडियन कल्चर में अपने आप को ढालने का कोशिश कर रहे हैं. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? द फास्ट लाइफ ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी इज़ कंपेलिंग द वेस्टर्नर्स टू टर्न टू इंडिया. टर्न टू इंडिया मतलब इंडिया की तरफ टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया का लाइफ स्टाइल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कल्चर की कॉपी करने का कर रहे हैं. ऐसा क्यों? हम देखेंगे इस पूरे मुद्दे को हम लोग समझेंगे. इंडिया इज़ अ कंट्री रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज. जो हमारा देश है वो कल्चर और हेरिटेज में बहुत धनी है. हम अपनी सभ्यता का, संस्कृति के हम लोग बहुत धनी हैं. लाइफ, कल्चर, ट्रेडिशन एंड सिविलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा सभ्यता है, वो हमारी वेस्टर्न सोसाइटी से, वेस्टर्न कंट्रीज से बिल्कुल अलग है. उनका रहन सहन और हमारा रहन सहन बिल्कुल अलग है. उनका खान पान, हमारा खान पान बिल्कुल अलग है. उनकी सोच, हमारी सोच, उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका और हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका बिल्कुल अलग है. वेस्टर्न सिविलाइजेशन is suited for Westerners and Indian civilization is different. Both have no comparison in culture, tradition and lifestyle. दोनों कल्चर में, चाहे इंडियन कल्चर हो या वेस्टर्न कल्चर हो, दोनों में कोई समानता नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है. दोनों का लाइफ स्टाइल, दोनों का कल्चर बिल्कुल अलग अलग है. इंडियन सिविलाइजेशन elevate the moral being whereas वेस्टर्न सिविलाइजेशन propagates immorality.
जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो क्या करता है, मॉरल बीइंग को, जो हमारी सभ्यता है वो हम लोग मोरालिटी के पर हमारा सभ्यता बेस्ड है, हमारी लाइफस्टाइल बेस्ड है, हम नैतिक चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जबकि ऐसा देखा जाता है कि वेस्टर्न सोसाइटी में लोग जॉब ओरिएंटेड हैं, वे लोग उतना नैतिक चीज़ पे ध्यान देते हैं, लेकिन जितना हमारा देश जितना धनी है इस चीज़ को लेके उतना शायद और कई जगह नहीं है। वेस्टर्न सोसाइटी हैज़ डन न्यूमरस इन्वेंशंस एंड दे वर्शिप इमोरालिटी। ये सच है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है उन्होंने बहुत सारा इन्वेंशंस किया है, बहुत सारा प्रयोग किया है, और लेकिन ये भी सच है कि वे अनैतिक चीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। It is true that they have emphasized on marrying inventions for the sake of recognition, fame and wealth, but we need to focus, follow, implement and teach world the importance on lesson of integrity, soul, unity and religion। ये सच है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी हैं वे लोग काफ़ी इन्वेंशंस करते आ रहे हैं किस चीज़ के लिए, फॉर द सेक ऑफ रिकग्निशन, पहचान के लिए, फेम के लिए, पैसा के लिए, शोहरत के लिए। लेकिन हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति जो हमें ये बतलाती है कि हमें वैल्यूज़ पे ध्यान देना है, मॉरल वैल्यूज़ पे ध्यान देना है, एथिक्स पे ध्यान देना है, हम लोग को इंटीग्रिटी पे ध्यान देना है, आत्मा पे ध्यान देना है, एकता पे ध्यान देना है, और जो हमारे रिलीजन की जो बताई हुई अच्छी चीज़ें हैं वो सब चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइफ ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी इज़ फास्ट बट दे लैक कंटेनमेंट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइफ ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी इज़ फास्ट बट दे लैक कंटेनमेंट। ये सच है कि उनका ज़िंदगी बहुत फास्ट है लेकिन उनके पास चैन नहीं है। कंटेनमेंट मतलब होता है संतुष्टि, खुशियाँ नहीं है, एट पीस नहीं है, जो हमारे देश में पीस है। इसलिए हमारे देश में योगा और मेडिटेशन को बहुत जोर दिया जाता है, जहाँ पे देखा गया है कि जो वेस्टर्नर्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो हमारे देश में आते हैं और मेडिटेशन और योगा में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं। सो द फास्ट लाइफ इज़ कंपेलिंग देम टू टर्न टू इंडिया, वेयर इंडिया इज़ अ हब। इंडिया सेंटर है किस चीज़ का, मेडिटेशन का और योगा का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट अ हेक्टिक डे दैट यू स्पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट अ हेक्टिक डे दैट यू स्पेंट। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि लेटर राइटिंग हो गया, नोटिस हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, जितना भी राइटिंग सेक्शंस का चीज़ है वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा, या जितना भी ग्रामर सेक्शंस है, टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, प्रीपोजिशन, जो और सब भी चीज़ है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और फ्रेज, इडियम्स, कॉम्प्रीहेंशंस, ये मैं आपको अलग से पूरे 1 महीना में आपको अलग से पढ़ाऊँगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के पहले। लेकिन फ़िलहाल क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से देखेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो लेटर 2 तरह का होता है, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ये क्वेश्चन इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में थोड़ा सा हम लोग फ्री होते हैं कि हम लोग कुछ वर्ड्स का चयन कर सकते हैं। सो राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट अ हेक्टिक डे दैट यू स्पेंड। आपको अपनी माँ के पास एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि किस तरह एक दिन आपका दिन बहुत ही कष्टदायक था, बहुत हेक्टिक था, बहुत थकावट वाला दिन था। तो जब भी आप लेटर लिखते हैं तो आप लेफ़्ट साइड में आप अपना एड्रेस लिखिएगा। एड्रेस कोशिश कीजिएगा 3 लाइन में लिखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रहता हूँ बेतिया में, तो मैं लिखूँगा लाल बाज़ार, नीचे बेतिया, नीचे वेस्ट चंपारण। यदि आप मोतिहारी रहते लिखेंगे मोतिहारी, उसकी कुछ जो एड्रेस है वो लिखिएगा, फिर लिखिएगा मोतिहारी ईस्ट चंपारण। यदि आप मुजफ्फरपुर में रहते हैं तो आप लिखिएगा मोती झील मुजफ्फरपुर। तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। फिर वी विल लीव 1 लाइन, उसके बाद हम लोग डेट लिखेंगे। डेट को हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 अगस्त 2020 या 14 अगस्त 2020, 10 नवंबर 2020, या ऐसे हम लोग डेट लिखते हैं। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के जिसको आप लिख रहे हैं माई डियर मॉम, कॉमा, और 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लोग उसको लिखेंगे। मैं ऐसे आपके लिए लेटर प्रिपेयर किया बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इसको आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। I have been thinking to write from last several days about a hectic day। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं आपको एक जो मैं दिन जो बहुत कष्टदायक बीता था उसके बारे में लिखूं। I went through on 4th August, जो मैं 4th अगस्त को मेरा दिन बहुत ही ख़राब गया था। As you are aware that I always feel to share everything with you, and so today I am sharing the incident of 4th August। जैसा कि आपको पता है माँ कि मैं हर चीज़ अपना शेयर करता हूँ, अपनी फीलिंग्स को आपको बताता हूँ, आपको मैं शेयर करता हूँ। इसीलिए मैं आज आपको 4th अगस्त के इंसिडेंट को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आई वॉज सपोज टू बी
on ground at 8 a.m. I was supposed to be ground at 7 a.m. But as I got up, I found no power supply since morning and my dress was not errant. जैसा कि मैं बता दूं आपको, मुझे 7 बजे ग्राउंड में रहना था, लेकिन जैसे मैं सुबह उठा मैंने पाया कि कोई लाइट नहीं है, पावर सप्लाई कट है और मैं ड्रेस भी आयरन नहीं है. However, I went to washroom and found no water there. वैसे फिर भी मैं वॉशरूम गया, मैंने पाया कि वहाँ भी कोई पानी नहीं है. So I had to pump water and in between the pump broke down. इसलिए मुझे पंप करना पड़ा और पंप बीच में ही टूट गया. I was running out of time and I missed by school bus. Running out of time मतलब हो गया कि मेरे पास समय की कमी थी. Running out of time मतलब ये नहीं हुआ कि मैं समय के साथ दौड़ रहा था. I was running out of time मतलब मेरे पास समय की कमी थी और मैं स्कूल बस मिस कर गया. I was not be able to participate in English speech competition. और जिसके कारण मैं इंग्लिश स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया. One thing however I learnt to prepare everything before going to bed and now every day I don't wait for the last moment for the work to be done. वैसे मैंने एक चीज़ सीखा कि कोई भी काम जो करना होता है उसको उसकी प्रिपरेशन पहले से करनी होती है. इसीलिए अब मैं जो भी काम करता हूँ मैं लास्ट मोमेंट पे नहीं छोड़ता हूँ. एवरी मिस्टेक्स ब्रिंग्स लर्निंग. हर गलती लर्निंग लाती है, सीख लाती है. गिव माई सिंसियर रिगार्ड्स टू पापा. मैं पापा को मेरा प्यार दीजिएगा. मिस यू ऑल. मैं आपको बहुत मिस करता हूँ. सून आई विल बी एट होम इन दिवाली. मैं बहुत जल्द दिवाली में घर पे रहूँगा. योर लविंगली सन प्रिंस. तो आप अपना वहाँ पे नाम लिखिएगा. तो दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ अ इनफॉर्मल लेटर. मैं इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको अलग से बताऊँगा. नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ द नोटिस. नोटिस का भी फॉर्मेट मैं आपको अलग से बताऊंगा. बस मैंने इसका आंसर लिखा, ये आप समझ लीजिए. क्वेश्चन है, एज द सेक्रेटरी ऑफ द ड्रामा सोसाइटी ऑफ योर स्कूल राइट अ नोटिस टू इनवाइट द स्टूडेंट्स टू वॉच अ प्ले इन हिंदी. As the secretary of the drama society of the school, write a notice to invite the students to watch a play in Hindi. Mention the title of the play, its writer, the venue and the time. आप ड्रामा सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और आपको नोटिस लिखना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने और लोगों के लिए, जिसमें आपको बताना है कि आपको टाइटल लिखना है, उसका टाइम लिखना है और जगह भी लिखना है. ठीक है ना. सो इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है. जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो स्कूल का नाम है, जो संस्था का नाम है, उसको सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे. उसके जस्ट नीचे नोटिस लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे, फिर नीचे हम लोग टाइटल लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के हम लोग जो मेन मुद्दा है उसको लिखेंगे, फिर नीचे अपना सिग्नेचर देंगे और डेजिग्नेशन देंगे. अपना जो है पोस्ट है उसको हम देंगे. सो मैंने लिखा है यहाँ पे आपके लिए तैयार किया है नोटिस. ABC पब्लिक स्कूल पटना. ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, संस्था का नाम हो गया. जस्ट उसके नीचे लिखेंगे हम लोग नोटिस. ये सब हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उसको हम लोग अंडरलाइन भी करेंगे. जस्ट नेक्स्ट लाइन में लेफ़्ट साइड लिखेंगे डेट. मैंने लिखा 11 अगस्त 2020. उसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे नीचे द टाइटल ऑफ द हेडिंग, जो मेन मुद्दा है नोटिस का उसको लिखेंगे. तो मैंने लिखा है इनविटेशन फॉर द प्ले. कि क्वेश्चन में क्या है, प्ले होने वाला है, एक स्किट होने वाला है, उसके लिए इनवाइट करना है. तो मैंने लिखा है इनविटेशन फॉर द प्ले. सो आई हैव रिटन लाइक दिस. हियर कम्स द मोस्ट अवेटेड मोमेंट. जी हाँ, वो समय आ गया जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था. The Drama and Cultural Society of our school is organizing a drama in Hindi on 17th August in last 2 periods at school auditorium. हमारा स्कूल एक ड्रामा ऑर्गेनाइज कर रहा है 17 अगस्त को लास्ट 2 पीरियड्स में. कहाँ पे? स्कूल ऑडिटोरियम में. द थीम ऑफ द प्ले इज चाइल्ड लेबर. थीम क्या है प्ले का? चाइल्ड लेबर. सो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू वॉच द प्ले. तो हमारे सारे विद्यार्थी इन्वाइटेड हैं उस प्ले को देखने के लिए. द प्ले विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिफ्लेक्ट ऑन डिफरेंट चाइल्ड लेबर इश्यूज़. जो स्किट होने वाला है, जो प्ले होने वाला है, जो नाटक होने वाला है, उससे आपको जो चाइल्ड लेबर की जितनी भी समस्याएं हैं, इश्यूज़ मतलब होती हैं प्रॉब्लम्स, को समझने में आपको आसानी होगा. Students interested in participating and any further queries kindly meet the undersigned latest by 12th August 2020.
जिन लोगों भी इंटरेस्ट है पार्टिसिपेट करने के लिए, वे 12 अगस्त तक मुझे अपना नाम दे दें। उसके बाद आप एक लाइन छोड़िएगा, अपना नाम लिखिएगा या साइन कीजिएगा और नीचे अपना आप पोस्ट लिखिएगा जो आपका पोस्ट है। फॉर एग्जांपल राजकुमार, नीचे सेक्रेटरी कॉमा ड्रामा सोसाइटी। तो इस तरह से हमारा नोटिस ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे डिक्शनरी यूज़। D.1 करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनकरेक्ट कुछ वर्ड्स है और करेक्ट वर्ड्स है, हम लोग उसको देखेंगे। फैंटास्टिक का स्पेलिंग होता है FANTASTIC। एंसेस्टर्स का स्पेलिंग होता है ANCESTORS। कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग होता है COMPLEMENT। ग्रेटफुली का स्पेलिंग होता है GRATEFULLY। 90 का स्पेलिंग होता है NINETY और ग्रांटेड का स्पेलिंग होता है GRANTED। Now D.2 look at the words of Latin or Greek origin and the way new words are derived from them without adding any prefix or suffix। जो कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, जो वर्ड्स लैटिन और ग्रीक से लिया गया है, इस वर्ड में बिना कुछ प्रीफिक्स मतलब होता है इस वर्ड के पहले और सफिक्स मतलब होता है वर्ड के बाद। ना ही वर्ड के पहले कुछ जोड़ना है, ना ही वर्ड के बाद कुछ जोड़ना है, लेकिन उससे मिलता जुलता एक नया शब्द बनाना है। सो माइंड से मेंटल बोल सकते हैं, किंग से रॉयल, आई से ऑक्यूलर, सन से सोलर, लॉन्ग से लेंदी, ईयर से ऑरल, मून से लूनर। माइंड से मेंटल, किंग से रॉयल, आई से ऑक्यूलर, सन से सोलर, लॉन्ग से लेंदी, ईयर से ऑरल, मून से लूनर। अब यूज दिस वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। अब इसी वर्ड्स को हम लोग को सेंटेंस में बनाना है। माइंड एंड मेंटल। रीडिंग बुक्स हैव सेवरल पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, माइंड एंड सोल बिकॉज रीडिंग इज गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रीडिंग बुक्स हैव सेवरल पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, माइंड एंड सोल बिकॉज रीडिंग इज गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ। तो रीडिंग होता है वो काफ़ी अच्छी आदत है जिससे हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स लाता है और ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग एंड लेंदी। नो मैटर हाउ टफ एंड लेंदी आवर डेस्टिनेशन इज, बट एज लॉन्ग एज आवर आइज आर ऑन गोल्स वी विल नॉट सी एनी ऑब्स्टिकल्स। नो मैटर हाउ टफ, नहीं कितनी भी टफ क्यों नहीं हो, कितनी भी लेंदी क्यों नहीं हो हमारा डेस्टिनेशन, लेकिन जब तक हमारा आँख हमारे गोल्स की तरफ रहेगा हम कोई भी परेशानियों का सामना हम आराम से कर सकते हैं। थर्ड इज किंग एंड रॉयल। ही इज़ अ सेल्फ मेड किंग एंड डजेंट हैव एनी रॉयल बैकग्राउंड। वह खुद का बना हुआ राजा है, उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। ईयर्स एंड ऑरल। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स टू मेंटेन ऑरल कैपेसिटी। हमें अपने कानों की रक्षा करनी चाहिए जिससे हम अपनी कानों की कैपेसिटी, सुनने की कैपेसिटी को बरकरार रख सकें। आइज़ एंड ऑक्यूलर। माई फ्रेंड हैज़ ब्लू आइज़ बट ही हैज़ ऑक्यूलर प्रॉब्लम। मेरे दोस्त का आँख ब्लू है लेकिन उसके पास आँखों का समस्या है। मून एंड लूनर। द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ एंड फुल मून डे इज द एंड ऑफ अ लूनर मंथ। सन एंड सोलर। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर इन द सोलर सिस्टम। इस तरह से हमने दोनों वर्ड का इस्तेमाल एक ही सेंटेंस में किया है। नेक्स्ट इज D.3 मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द कॉलम बी। तो कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है। नोशन मतलब होता है आइडिया। नोशन मीन्स एन आइडिया। डिस्पायर मीन्स स्टेट ऑफ होपलेसनेस। इलस्ट्रेशन मतलब होता है एग्जाम्पल। ग्रेटफुली मतलब होता है विद अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। ट्राइब मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम रेस। एंड प्रेजुडिस मतलब होता है अ प्री कंसीव्ड आइडिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नोशन मतलब होता है आइडिया। डिस्पायर मतलब होता है स्टेट ऑफ होपलेसनेस, जब हम अपनी सारी आशा खो देते हैं। डिस्पायर मतलब हो गया। इलस्ट्रेशन मतलब होता है एग्जाम्पल। ग्रेटफुली मतलब होता है विद अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। ट्राइब मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम रेस। और प्रेजुडिस मतलब होता है प्री कंसीव्ड आइडिया। पूर्व धारणा को हम लोग प्रेजुडिस बोलते हैं। और इसके बाद जो हमारा ग्रामर का पार्ट है वो जब मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वर्ड्स पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊँगा, तब मैं ग्रामर को उठाऊंगा और अलग से उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैं 3 चैप्टर्स कंप्लीट करता हूँ, ग्रामर पार्ट को मैं पढ़ाऊंगा और उस ग्रामर पार्ट में इस चैप्टर्स का सारे क्वेश्चंस को मैं रेफ़र करूँगा। सो फ्रेंड्स, एक और बात, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमने पढ़ा है, समरी, मेन पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, वो सब कुछ
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप वीडियो पसंद किए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट में बताइए। यकीन मानिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच।